नमस्कार, मैं हूं रचना सेवक और सेहत के साथ जुड़े हुए अपने इस खास प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सेहत के बारे में बात करें तो इसके बारे में बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसको ही हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कारण मुझे ये लगता है कि हम लोग सोशल मीडिया के साथ बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं और पश्चिमी सभ्यता का असर जो है हम पर बहुत ज्यादा होता जा रहा है और हमने अपना खान पान जो है वो पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से बना लिया है। अपना उठना बैठना सोना जागना सब उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। यंगस्टर्स भी प्रभावित हैं, बच्चे भी प्रभावित हैं और बुजुर्ग भी प्रभावित हैं। लेकिन इसका नतीजा ये हो रहा है कि हम गंभीर समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। बहुत छोटी छोटी समस्याएं जैसे बीपी, शुगर या थायराइड, ये तो बड़ी आम हो गई हैं, लेकिन गंभीर बीमारियां ऐसी हैं जो हमें जकड़ती जा रही हैं। उनमें एक समस्या इस समय कैंसर की समस्या है, जो बहुत तेजी से हमारे आसपास फैल रही है। तो आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अर्चना दत्ता, कैंसर रोग विशेषज्ञ, पिम्स हॉस्पिटल जालंधर से। इनके बारे में हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैंसर क्या है, किस तरह से ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है, और खास तौर पर बात करेंगे किडनी कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम आपसे किडनी कैंसर के बारे में पूछेंगे कि क्या है और कितने प्रकार का होता है। किडनी कैंसर बेसिकली, किडनी है आपका जो गुर्दा है, वो पेशाब बनाता है जी, ठीक है। तो किडनी कैंसर को आप पहले तो दो उम्र के लोगों में होता है, बच्चों में और बड़ों में जी। जो बच्चों में होता है वो किडनी कैंसर अर्ली एज में पाया जाता है, 2 साल 3 साल के बच्चों में, 5 साल तक उसको देखा जाता है। और आमतौर पे जो मदर हैं वो डायग्नोज करती हैं कि बच्चे के पेट में उनको एक रसौली फील होती है और वो पेशेंट को, बच्चे को लेके आती हैं। इसका डायग्नोसिस करने के बाद फिर हम ट्रीटमेंट अगर बात करें तो उसमें सर्जरी यूजुअली हम करते हैं, कभी कभी कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर। लेकिन जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो होते हैं एडल्ट्स, जिसमें हम किडनी कैंसर देखते हैं। किडनी के कैंसर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो इसका जो मेन जिसको रीनल सेल कार्सिनोमा हम बोलते हैं, उसमें एक क्लियर सेल टाइप जो है 80% केसेस जो है उसके आते हैं। जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है, जो रीनल पेल्विस कहलाता है, उस एरिया में भी कई बार कैंसर हो जाता है। उसकी किस्म लगभग जो पेशाब की थैली का कैंसर होता है, ट्रांजिशनल सेल कैंसर उसको बोला जाता है, वो पाया जाता है, लेकिन इसकी संख्या कम होती है जी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि छोटे बच्चों में भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या कारण रहता है कि छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, किस वजह से? बच्चों के अंदर जो है कारण, जेनेटिक कारण जो है, हेरिडिटरी, ये कारण होते हैं। लेकिन एडल्ट्स के अंदर जो कारण होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एडल्ट्स में अगेन जैसे आपने बोला, हमारा खान पान, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग की हैबिट, अल्कोहल की हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं किडनी कैंसर के अंदर जी। अभी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या अर्ली साइंस है, कैसे पहचाना जाए कि आप किडनी कैंसर की चपेट में जो है वो आ रहे हैं। देखिए, अर्ली कैंसर के जो साइंस है, स्पेशली अगर हम गुर्दों का कैंसर या किडनी कैंसर की बात करें, सबसे कॉमन होता है कि पेशेंट को हम पूछते हैं कि पेशाब में खून तो नहीं आया, और ज़्यादातर ये वाले पेशेंट हमें बताते हैं कि हाँ पेशाब में खून आया था। वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अगर वो पेशाब में देखते हैं कि खून आया है, एक बार वेट करते हैं कि चलो देखते हैं दोबारा आता है कि नहीं, एक आध बार दोबारा आता है, किसी केमिस्ट से लेके दवाई खा लेते हैं, लेकिन इसको जो है प्रॉपर चेकअप नहीं कराते, जिसके कारण डिले हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं, कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें रसौली फील हो रही है, ठीक है। किडनी आपको पता है एक फ्लैंक रीजन में जो बोलते हैं पीछे की तरफ यहाँ पे होती है, और आप समझ लीजिए अगर उसको हम ऐसे दबाएं आगे और पीछे से, तो एक बलॉटेबल सी स्वेलिंग जो कि ऐसे ऐसे हिलती है, वो हम किडनी कैंसर उसको बोलते हैं, या वो मोस्ट लाइकली किडनी की स्वेलिंग होती है। तो पेशेंट अब, लेकिन साइज जो है एक कंसिडरेबल साइज होता है, बड़ा साइज होता है, तभी पेशेंट को पता चलता है कि हाँ ये एक मेरे अंदर रसौली जो है बन रही है, तब पेशेंट हमारे पास आता है। इसके अलावा पेशेंट हमारे पास आते हैं फीवर के साथ। बुखार हुआ, बुखार के लिए दवाई खाई, ट्रीटमेंट करवाया, काफ़ी दिन ट्रीटमेंट चलता है। फाइनली जब डायग्नोसिस नहीं पता चलता कि क्यों बुखार आ रहा है, तब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और उसमें पता चलता है किडनी का कैंसर है। ये एक तरीके का, हमारी जो लैंग्वेज है उसमें हम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसका मतलब है
कि ग्रंथि जो ट्यूमर जहाँ बन गया है वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं जो बॉडी में चेंजेस ला रही हैं, जैसे कि फीवर, और वो एज सच ग्रंथि आपको कुछ नहीं कह रही, ना आपको पता चल रही है, लेकिन फीवर के साथ वो प्रेजेंट कर रही, तो इनको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बोला जाता है। ये किडनी में आमतौर पे देखा जाता है। इसके अलावा और भी कई बार साइंस होते हैं। कई बार पेशेंट हमारे साथ हमारे पास आते हैं कि थकावट महसूस हो रही है, वज़न कम हो गया है, जनरल जो कैंसर के सिम्टम्स हैं उससे भी आते हैं। बट मुख्यतः ये 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनको एक तरीके से ट्रायड बोला जाता है किडनी कैंसर का, जिसमें कि पेनलेस हेमेटूरिया, बिना दर्द के साथ अगर आपके पेशाब में खून आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किडनी कैंसर को रूल आउट किया जाए। कोई आपको ऐसा मास फील हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि लॉइन एरिया के अंदर अगर आपको फील हो रहा है, या इवन एब्डोमेन एरिया में भी आप कई बार दबा के देख रहे हैं और आपको फील हो रहा है, तो आपका ये किडनी कैंसर हो सकता है। डॉक्टर साहब, आगे हम ये पूछेंगे कि क्या मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है? क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं कि अंदर सूजन फील हो रही है, ज़्यादातर लेडीज ये कह देती हैं, और आजकल तो बड़ा कॉमन सा हो गया है कि पेट में ना सूजन है या थोड़ा सा खाने पीने का प्रॉब्लम हो गया है, तो इस वजह से सूजन आ गई। तो कभी कभी वो, मेरे को लगता है कि आप तो थोड़ा टाइम कह रहे हैं, वो साल 1.5 साल निकल जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों में होता है। देखिए, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो फीमेल्स में होते हैं, मेल्स में नहीं होते, जैसे बच्चेदानी का कैंसर है, ठीक है, अंडे की थैली का कैंसर है। इसी तरह मेल्स के अंदर अगर आप देखें गोलियों का कैंसर या गदूदों का कैंसर, ये मेल्स में पाया जाता है, फीमेल्स में नहीं मिलता है। लेकिन किडनी ऐसा ऑर्गन है, दोनों में होता है और ये दोनों में ही पाया जाता है। रेशो और इंसिडेंसेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में हो मेल्स में नहीं हो, दोनों में पाया जाता है। जी, डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, तो उसको इग्नोर ना किया जाए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर साहब के पास पहुंचा जाए। और अभी हमारा अगला प्रश्न भी यही है कि कैसे डायग्नोज किया जाता है कि आपको किडनी कैंसर हो गया है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो पहले तो हम हमेशा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, हिस्ट्री लेते हैं पहले, पेशेंट से पूछते हैं। पेशेंट बताता है कि जैसे मैंने बताया कि कई बार पेशेंट आता है और हमें बोलता है कि मेरे को यहाँ पे ऐसे लंप फील हो रहा है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो बोलता है हाँ 2 महीने पहले पेशाब में थोड़ा खून आया था, पर मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी, 1-2 बार आया, मैंने दवाई खाई, ठीक हो गया। और वही पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम पकड़ लें तो उसको पहली स्टेज पे या दूसरी स्टेज पे हम पकड़ सकते हैं। बट पेशेंट्स हमारे पास यूजुअली उन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। जब पेशेंट हमारे पास एनीवे किसी भी सिम्टम के साथ, चाहे वो पेनलेस, मैंने आपको बोला हेमेचूरिया जिसको कहते हैं कि बिना दर्द के जो है पेशाब में खून आना, उस सिम्टम के साथ आए या कोई स्वेलिंग के साथ आए, अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं फीवर के साथ जिसमें अल्ट्रासाउंड में पता चल रहा है, तो हम पहले पेशेंट का क्लिनिकली खुद एग्जामिन करके उसको देखते हैं और उसके बाद हम उसके टेस्ट कराते हैं, जिसमें अगर अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ तो अल्ट्रासाउंड, नहीं तो फिर कभी कभी सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर कंफर्म हो जाता है कि हमें लगता है कि हाँ ये किडनी कैंसर है, तो आजकल जैसे हम पेट स्कैन, आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें ऑलमोस्ट है ना पूरी बॉडी की स्कैनिंग हो जाती है, पता चल जाता है कि डिजीज़ और किसी जगह पे है कि नहीं है बॉडी के, तो वो हम करवाते हैं। इसके अलावा जो रसौली होती है उसको हमें देखना पड़ता है। कई बार कुछ रसौलियाँ ऐसी होती हैं उनमें कैंसर नहीं होता, कैंसर के सेल नहीं होते, वो साधारण रसौलियाँ ही होती हैं। अगर उनको डिफ्रेंशिएट करना है तो या तो अगर हमें पता चल रहा है कि हम सर्जिकली उसको ऑपरेट कर सकते हैं, सिर्फ किडनी में ही है, तो कई बार हम डायरेक्टली सर्जरी करते हैं। पहले हम शुरू में पूरी किडनी निकालते थे, लेकिन अब जो है पार्शियल नेफ्रेक्टमी जो है उसका रोल है, इसमें पूरी किडनी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कई बार बड़ी सर्जरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, दूरबीन से भी ये ऑपरेशन आजकल सफल हो जाते हैं। लेकिन ये है कि इन सम केसेस जहाँ हमें डाउट होता है वहाँ हम कई बार एक नीडल टेस्ट, जिसमें हम पानी लेते हैं, FNAC का टेस्ट है, वो करके देखते हैं कंफर्म करने के लिए कि मैलिग्नेंसी है कि नहीं है। जहाँ पर एक टेस्ट होता है फ्रोजन सेक्शन, जिसमें आपका जो पैथोलॉजिस्ट है वो बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा होता है। जैसे ही सर्जन जो है उस रसौली को निकालता है, उसको इमीडिएटली टेस्ट के लिए भेज देते हैं और बाहर ही बैठा पैथोलॉजिस्ट विद इन लेस देन, जब तक OT में सर्जरी चल रही होती है उसी टाइम के अंदर वो बता देता है कि ये कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। अगर कैंसरस होता है तो उसी सर्जरी को ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अगर नॉन कैंसरस होता है तो उसको माइनर प्रोसीजर की तरह करके क्लोज कर दिया जाता है। जी।
तो डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा ना किया जाए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे यहाँ ज़्यादातर हम खुद के डॉक्टर खुद हो जाते हैं कि अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो या तो पहले हम खुद दवाई खाते हैं हफ्ता 10 दिन कि छोटी छोटी मेडिसिन, बुखार है तो पैरासिटामोल खा ली या ऐसी बहुत सारी मेडिसिन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, हमें अपने डॉक्टर खुद नहीं होना चाहिए, हमें डॉक्टर से ही डायग्नोज करवा के अपनी बीमारी का उपचार जो है वो शुरू करना चाहिए। आगे हम उपचार पर ही आ रहे हैं कि क्या उपचार है किडनी कैंसर। जी, अब जैसे मान लीजिए हमने सर्जरी कर दी है और उसको निकाल दिया है, लेकिन कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जैसे कि 4th स्टेज डिजीज, जिसको बोलते हैं कि कैंसर फैल चुका है और कई बार हम उसमें ट्यूमर को नहीं भी निकालते, ठीक है, उसमें हम जो है मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। आजकल किडनी कैंसर में खाने वाली मेडिसिन हैं जिनको टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर गोलियां होती हैं जो हम देते हैं खाने के लिए। कई बार इवन सर्जरी के बाद भी अगर हमें लगे कि टाइप इसकी अच्छी नहीं है या जो है ट्यूमर जो है वो स्टेज जो है एडवांस थी, कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हैं कि ये दोबारा आ सकता है या फैल सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम एडजुवेंट ट्रीटमेंट जो हम बोलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट अपार्ट फ्रॉम मेन ट्रीटमेंट जो सर्जरी हुआ है वो रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले इसमें जो दवाई आती है वो खाने वाली गोलियां आती हैं जिनको कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स बोला जाता है। आजकल कई तरीके की खाने की गोलियां हमारे पास अवेलेबल हैं और इनफैक्ट पेशेंट्स जो हैं कई बार खुश भी होते हैं कि इसमें हमें ग्लूकोज में कीमोथेरेपी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आईवी कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओरल टैबलेट से ही काम चल जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास कीमोथेरेपीज़ होती हैं। इसमें किडनी कैंसर्स में यूजुअली जैसे मैंने बोला आईवी कीमोथेरेपीज़ का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, आजकल जो नई लेटेस्ट आई हैं वो है इम्यूनोथेरेपी, उसका रोल किडनी कैंसर में अच्छा देखा गया है और आजकल ओरल टैबलेट्स के साथ साथ हम इम्यूनोथेरेपी को इन्वॉल्व कर रहे हैं और इसके साथ रिजल्ट्स और अच्छे आए हैं। थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है इम्यूनोथेरेपीज, बट येस रिजल्ट्स आर मच बेटर और हम पेशेंट्स के साथ पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं कि वो इसका बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं तो उनको प्रोवाइड किया जाता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने चांसेस रहते हैं, कभी कभी पेशेंट घबरा जाते हैं कि 4th स्टेज चल रही है तो पता नहीं आगे क्या होगा, तो ये आप जरूर बताएं। देखिए, सबसे पहला बचाव तो यही है कि आप जो है हमारे पास जल्दी आए। जब भी आपको कोई साइन एंड सिम्टम आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है जो नॉर्मल बॉडी में नहीं होनी चाहिए, तो आप इमीडिएटली, जैसे कि अगर आपने यूरिन में ब्लड देखा है, आपको फ्रैंक ब्लड आ रहा है और आप देख रहे हो कोई दर्द नहीं कर रहा, कोई ऐसे कोई पथरी नहीं है आपको, तो आप इमीडिएटली हमारे पास आइए। हम आपको एक बार पूरी तरीके से चेकअप करके एक बार बता देंगे कि हाँ भाई ये कोई कैंसर का सिम्टम तो नहीं है। अगर पहली दूसरी स्टेज में आए तो फिर तो हम इसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, इसका परसेंटेज ऑफ क्योर भी हाई हो जाता है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो 4th स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। आजकल दवाइयाँ अच्छी आई हैं, जैसे मैंने आपको बताया ओरल टैबलेट्स हमारे पास बहुत सारी हैं। एक देते हैं, अगर वो काम नहीं ठीक करती तो दूसरी दे देते हैं, दूसरी पे एडवांसमेंट हो जाती है, हमारे पास तीसरी की ऑप्शन है। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया आजकल ये जो इम्यूनोथेरेपी आई है, इससे इवन मेटास्टैटिक डिजीज 4th स्टेज की डिजीज में भी पेशेंट्स जो है कई बहुत अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी ईयर्स के साथ जो है इनका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ रहा है। जी, आगे हम बात करेंगे कि किडनी कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर किसी को किडनी कैंसर हो गया है तो कैसे उसके रिस्क को कम किया जाए। देखिए, अगर हो गया है फिर तो हम रिस्क को नहीं कुछ कर सकते हैं ना, फिर तो हमें ट्रीटमेंट ही करना है। लेकिन बचाव के लिए हम, जैसे हमने बताया कि अपने खान पान की हैबिट्स है ना, वाटर इनटेक अच्छा रखिए। तीसरा, अल्कोहल और स्मोकिंग। आप देखेंगे तो किताबें अगर पढ़ते हैं तो आधे से ज़्यादा बीमारियों के रिस्क फैक्टर जो हैं अल्कोहल और स्मोकिंग है। लेकिन ये जानते हुए भी कि ये रिस्क फैक्टर है, आप देख सकते हैं कि उसका जो है यूजेज कितना ज़्यादा होता है। तो हमारे कम्युनिटी में हम लोग बोलते हैं, देखिए इंसान ही ऐसा जीव है जो जानते हुए कि ये चीज़ जो है नुकसान देती है फिर भी पैसे खर्च के उसे खाता है। तो यहीं पे ही हमें अपनी रोक लगाने की ज़रूरत है, इन हैबिट्स को ना इनकलकेट किया जाए। और अगर ये हैबिट्स हैं तो इन्हें किसी ना किसी तरीके से फैमिली की मदद से, डॉक्टर्स की मदद से, कुछ NGOs हैं उनकी मदद से इसको हमें हटाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब, किसी भी तरह का कैंसर हो उसका कोई खाने पीने की चीज़ों के साथ वो रिलेट करता है कि ये ना खाएं वो ना खाएं। जैसे किडनी की कैंसर के अलावा आजकल ब्रेस्ट कैंसर जो है फीमेल में बहुत ज़्यादा वो भी बढ़ रहा है। अभी पीछे एक अदाकारा है हमारी जिनको पता चला है कि 3rd स्टेज का कैंसर है। तो जब इस स्टेजेस पे पता लगता है तो फिर ये सब कैसे क्योर करें।
नहीं, क्योर तो देखो, क्योर के लिए इवन 3rd स्टेज के लिए भी आजकल ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ही टेलर मेड ट्रीटमेंट है। हर लेडी का ट्रीटमेंट अलग होता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है बड़े ही इसके ऊपर एडवांसमेंट हो चुकी है। बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो हमने पढ़े हैं इसके अंदर, हर रिसेप्टर के लिए हमारे पास मेडिसिन है। तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है। सेकेंडली, ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन रिस्पॉन्सिव कैंसर है। इसका मतलब हार्मोन्स के साथ भी ट्रीटमेंट होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जैसे कि आजकल लेडीज़ हैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, या वैसे कईयों को लगता है कि नहीं हमने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करना है, हम घर में ही रहेंगे या बंद जाएंगे। लेकिन इस मामले में मैं कहूँगी कि हमारे एक्चुअली जो पुराने बड़े बुजुर्ग कहते होते थे कि बच्चों को दूध ज़रूर पिलाना चाहिए, इट इज़ एक्चुअली गुड। ठीक है, एक हेल्थ के लिए भी, लेडी की और बच्चे की हेल्थ के लिए भी। आजकल इतनी सारी लेटेस्ट स्टडीज आई हैं जो बोल रही हैं कि बच्चे जो हैं जो 6 महीने अपने मदर का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं, उनमें कई सारी ऐसी बीमारियां जो देखी गई हैं, एलर्जीज खास करके, वो नहीं होती हैं। ओबेसिटी, ये सारी जो आगे जाके हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ का कारण बनती हैं, उनसे बच्चे बच जाते हैं। इसके अलावा इवन मदर की हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहती है। आप देखेंगे जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं, दे आर मच बेटर इन हेल्थ दैन दोज हु आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग। तो उसके अलावा अगर आप देखें डाइट, जिस तरह हम आजकल सैचुरेटेड फैटी डाइट्स है ना, फास्ट फूड्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी जो हम आजकल कम कर दी है हमने। ये सारे ही रीजंस हैं। नॉट ओनली, अगर आप देखें एक स्पेसिफिक कैंसर के लिए नहीं है, ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे एक अम्ब्रेला है डिजीजेस का जिनको कि प्रिवेंट कर सकती हैं। तो डॉक्टर अर्चना दत्ता से आज हमारी बातचीत हो रही थी और ये पिम्स हॉस्पिटल से हैं। इन्होंने हमें कैंसर के बारे में जानकारी दी है, किडनी कैंसर के बारे में तो जानकारी दी ही है, साथ ही साथ हमने इनसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी पूछा है। और जो हमें डॉक्टर साहब ने बताया है वो ये है कि अगर आप सही टाइम पर किसी भी बीमारी का उपचार शुरू करते हैं तो उसका इलाज संभव है। मतलब ये कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी उस सिम्टम को पकड़ पाते हैं और कितनी जल्दी अपने आप को बचाने के लिए डॉक्टर साहब के पास पहुंच पाते हैं। तो अंत भला तो सब भला, ये हमेशा कहा जाता है। इसलिए आप समय पर अपने आप से डायग्नोज करें और उसके बाद डॉक्टर साहब डायग्नोज करेंगे तो आपको अपनी बीमारी का पूरी तरह से पता चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी यही है कि आप एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, अपने समय के पाबंद हों, समय पर उठें, समय पर सो जाएं, ताकि आप बीमारियों से बहुत ज़्यादा दूर रहें, ज़्यादा एक्सरसाइज करें। तो यही कहेंगे, डॉक्टर अर्चना दत्ता का भी धन्यवाद करेंगे और फिर उनसे मुलाकात करेंगे किसी और समय पर। लेकिन फिलहाल के लिए इजाज़त, नमस्कार।